गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज, और आज अपनी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 29। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जहां पे आपको हमारी 28 क्लासें मिल जाएंगी, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए प्यारे साथियों, इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि जो बड़खल झील है ये गिरी हुई है, इसके बारे में आपको बताना है। लेकिन आपको पता है कि इसके साथ हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप मेरे को बताएंगे भाई जो झीलों का अध्ययन है इसको क्या कहा जाता है। किसके बारे में बताएंगे? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं कि एचएससी के अकॉर्डिंग हरियाणा में कुल झील कितनी मानी गई है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील के बारे में आप आंसर करेंगे, ये कौन सी रहेगी। उसके बाद हरियाणा में ऐसी कौन सी झील है जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध झील बतानी है, ये कौन सी रहने वाली है। उसके बाद बताएंगे हरियाणा में ऐसी कौन सी झील है जिसमें सबसे ज्यादा क्या आते हैं, पर्यटक। ठीक है, सबसे ज्यादा पर्यटक, तो पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी रहने वाली है। उसके बाद आप मेरे को आंसर करेंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रवासी पक्षी कहां पर आते हैं। ठीक है, यानी कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी रहने वाली है। इसके अलावा आप मेरे को आंसर कर सकते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी रहने वाली है। ठीक है, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि। उसके बाद हरियाणा की सबसे छोटी आर्द्र भूमि, हरियाणा की सबसे छोटी आर्द्र भूमि के बारे में आप आंसर करेंगे। और हरियाणा की ऐसी झील जिसको पर्यटक के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पर्यटक के रूप में क्या किया जा रहा है, विकसित। ठीक है, उस झील का नाम बता देंगे। और इसके साथ साथ आप बताएंगे 7 सरस्वती नदियों का संगम, 7 सरस्वती नदियों का संगम ये किस झील को कहा जाता है। ठीक है, 7 सरस्वती नदियों के संगम के बारे में बताएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन आप बता देंगे अमटी तालाब के बारे में, ये कहां पर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, इन क्वेश्चनों के हम आंसर करते हैं। देखो, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाएगा झीलों के अध्ययन को। एचएससी के अनुसार झीलें मानी गई हरियाणा में कुल कौन सी, कितनी? 5 झीलें। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मेरे भाई दमदमा झील रहेगी। कौन सी? दमदमा झील, जो कि 3000 एकड़ में फैली हुई है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में रहेगी। उसके बाद जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी होगी? तो ध्यान रखेंगे भिंडावास का नाम। ये जो भिंडावास झील है ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और ये हरियाणा के झज्जर जिले में रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं ये हमारी किस झील पे आते हैं, ठीक है, तो वो रहेगी हमारी सुल्तानपुर झील। ठीक है, तो किसका नाम ध्यान रखेंगे? सुल्तानपुर का। इसके साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे सुल्तानपुर झील कहां पे होने वाली है, तो मेरे भाई फर्रुखनगर का ध्यान रखेंगे। फर्रुखनगर जो कि गुरुग्राम जिले की तहसील है, वहीं पे क्या रहेगी हमारी सुल्तानपुर झील, जहां पे हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, सबसे ज्यादा प्रवासी भी कहां पे आते हैं, तो वो भी सुल्तानपुर झील में। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, तो भाई साहब हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है वो रहेगी हमारी भिंडावास। ठीक है, तो जो भिंडावास झील है यही हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि रहेगी। सबसे छोटी आर्द्र भूमि है ये बसई वेटलैंड के नाम से। ठीक है, और ये हमारी किस जिले में? गुरुग्राम में। पर्यटक के रूप में विकसित झील कौन सी होने वाली है, जो कि पर्यटकों के लिए क्या, अच्छा, पर्यटकों के लिए विकसित ना, सॉरी, पर्यटकों के लिए विकसित की जा रही झील, तो वो हमारी पिंक सिटी फतेहाबाद में चिल्ली झील का नाम ध्यान रखेंगे। कौन सी झील? चिल्ली झील। पर्यटकों के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है और एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा पर्यटक सुल्तानपुर झील में आते हैं। और इससे पहले
पहले के एग्जामों में बड़खल झील में सबसे ज्यादा पर्यटक आते थे, ठीक है। ये एचएससी ने मानना है 1969 में उसको एचटीसी में शामिल किया था। 7 सरस्वती नदियों का संगम किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई वो तो सन्निहित सरोवर को कहा जाएगा। किसको? सन्निहित सरोवर को। यहां पर जो दुखी आत्माएं हैं उनको क्या करने, स्नान करने पर मुक्ति मिलती है। भटकती आत्माओं को स्नान करने से मुक्ति मिलती है। अमटी तालाब की बात करें तो मेरे भाई ये हांसी में रहने वाला है। कहां पे रहने वाला है? हांसी में रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते जाइए। अब बड़खल झील किससे घिरी हुई है? तो आपको पता है हरियाणा में अरावली का प्रवेश द्वार गुरुग्राम को कहा जाता है और अरावली की पहाड़ियों से ये घिरी हुई है। कौन सी झील? बड़खल झील, ठीक है। तो अरावली की पहाड़ी आप ध्यान रखेंगे। बड़खल झील का निर्माण 1947 में करवाया था। वर्षा का जो पानी है उसको संग्रहित करने हेतु सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया जाता है। 2 अरावली पहाड़ियों को काटकर इसका निर्माण करवाया था। हरियाणा में अगर आपसे पूछ ले ऐसी झील जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, तो ज्वालामुखी क्रिया से 18वीं सदी में जो बनवाई थी राजा सोहन सिंह ने, कौन सी झील? सोहन्ना झील, ठीक है। कौन सी? सोहन्ना झील, जिसको गर्म पानी का चश्मा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। ज्वालामुखी क्रिया से उसका निर्माण हुआ है। उसके बाद इस क्वेश्चन को तो मैंने बताया था आपको, करंट अफेयर में लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हांसी के आशीगढ़ जो किला है इसका पुनः निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस सदी में करवाया था? अब देखो किले इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपसे पढ़ाए थे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं और सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे कौन से किले के बारे में? तो आप मेरे को डोसी का किला बता देंगे, ठीक है। डोसी का जो किला है ये कहां पर रहने वाला है और इसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। उसके बाद माधोगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? माधोगढ़ का जो किला है ये किसने बनवाया था, इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा अगर मैं किलों की बात करूं तो मैंने एक आपसे लोहारू का किला बताया था, ठीक है। कौन सा? लोहारू का किला, और इसका निर्माण कब और किसने करवाया था इसके बारे में बता देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एक मटिया का किला। कौन सा? मटिया का किला। इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये कहां पर रहेगा? उसके बाद हरियाणा का एकमात्र मिट्टी का किला। अब दोनों में डिफरेंस समझ लेना, समझ गए। एकमात्र अगर आपसे मिट्टी का किला पूछ ले तो ये कहां पर रहेगा इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे रानी की खिड़की का किला। रानी की खिड़की का किला ये हमारा कहां पर रहने वाला है, ठीक है। रानी की खिड़की के किले के बारे में बताएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा गिनीज बुक में दर्ज है ना एक किला, उसके बारे में भी आप आंसर कर सकते हैं और वो रहेगा हमारा कौन सा किला? तो हरियाणा में मतलब कि उसकी क्या है? दरवाजे की ऊंचाई, ठीक है। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा किला है जिसके दरवाजे की जो ऊंचाई है ना वो सर्वाधिक है, ठीक है। तो हरियाणा में दरवाजे की सर्वाधिक ऊंचाई वाला किला है, ये कौन सा होने वाला है और ये कहां पर रहेगा, इसका निर्माण किसने करवाया था इसके बारे में बता देंगे। एक हमारे पास तराउड़ी का किला आता है। कौन सा? तराउड़ी का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था ये तो सभी बता देंगे। ये कहां पर रहेगा? कौन सा? तराउड़ी का। और एक लास्ट आप देख लेंगे गोपालगिरी का किला। कौन सा? गोपालगिरी का किला, ठीक है। इसके बारे में भी आप आंसर कर सकते हैं। देखो मेरे भाई एक एक करके सभी के आंसर कर लेते हैं। डोसी के किले की बात करें तो ये बलबन ने बनवाया था, ठीक है। क्या? बलबन ने बनवाया था, महेंद्रगढ़ में रहने वाला है। उसके बाद माधोगढ़ का किला है, ये भी मेरे भाई माधो सिंह ने निर्माण करवाया था, इसका महेंद्रगढ़ में रहेगा। लोहारू के किले की बात करें तो 1570 ईस्वी में सामंत, जयपुर के शासक थे सामंत अर्जुन देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया था और ये तो आप सभी जानते होंगे भिवानी में रहेगा। मटिया का किला, तो भाई मटिया का किला पूछ ले तो पलवल में। कहां पर? पलवल में। और एकमात्र मिट्टी का किला है, ये रहेगा कहां पर? रानिया में राय बीरू के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रानी की खिड़की का किला ये बदल जाएगा, कलसिया रियासत होती थी और उसी कलसिया रियासत के शासनकाल में बना था रानी की खिड़की का किला और ये हमारा छछरौली यमुनानगर में रहेगा। कहां पर स्थित रहेगा? छछरौली यमुनानगर, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है। ये छछरौली हरियाणा का ऐसा स्थान जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद हरियाणा दरवाजे की सर्वाधिक ऊंचाई रामगढ़ का किला, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। कौन सा? रामगढ़ का किला।
और रामगढ़ किले की अपन बात करें तो ये पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा मेरे भाई? पंचकुला में स्थित रहेगा। कौन सा किला? रामगढ़ का किला। किसके द्वारा निर्माण किया था? ये चीज महत्वपूर्ण हो जाएगी और ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा। तराउड़ी के किले की बात करें तो मेरे भाई ये 12वीं सदी में बना था और इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और गोपालगिरी के दुर्ग की बात की जाए तो आपको पता ही है कि भाई ये जो हमारा मध्यकालीन भारत था, इसमें जो दिल्ली में शासक बैठते थे उनके खिलाफ बार बार विद्रोह किया जाता था मेवातियों के द्वारा, मेवात के लोगों के द्वारा। और 1246 से लेके 1266 तक जब नसीरुद्दीन महमूद गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था तो उस समय पे भी बहुत बार विद्रोह हुआ था और बलबन ने उन विद्रोह को दबाने का काम किया था। लेकिन 1266 से लेके 87 तक जो बलबन है ना वो गद्दी पर बैठता है और बलबन ने लोह रक्त की नीति अपनाई थी मेवातियों के लिए और मेवातियों के आक्रमण को रोकने के लिए गुरुग्राम के जंगलों को कटवा दिया था बलबन ने और यहां पे चौकियां स्थापित की, एक किला बनवाया था। कहां? मेवातियों के विद्रोह को रोकने के लिए। तो गोपालगिरी का किला कहां पे रहेगा? हमारा गुरुग्राम में रहेगा। और इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो उस शासक का नाम था बलबन। ठीक है, अब देखो अस्सी के आशीरगढ़ किले का जो पुनः निर्माण है पृथ्वीराज चौहान, तो मेरे भाई ये 12वीं सदी में। कब? तो 12वीं सदी का नाम ध्यान रखेंगे, समझ गए? पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी ध्यान रख लेंगे। एचएससी के जो फीमेल कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, तो वो हमारे पृथ्वीराज चौहान आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताता है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? अब देखो भाई इस क्वेश्चन को तो हम कर ही लेंगे, लेकिन इसके साथ बहुत सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि हमारा जो ऋग्वेदिक काल था, ठीक है, इस ऋग्वेदिक काल की पवित्र नदी कौन सी थी? ठीक है जी, ऋग्वेदिक काल की पवित्र नदी के बारे में बता देंगे। उसके बाद ये हरियाणा में प्रवेश कहां से करती थी? हरियाणा में प्रवेश कहां से करती थी? उसके बाद आप बता देंगे ये हरियाणा में एग्जिट कहां से करती है। ठीक है जी, एग्जिट के बारे में बता देंगे हरियाणा में एग्जिट कहां से होता है। और उसके बाद आप बता देंगे ये किस नदी में मिलती थी। ठीक है, किस नदी में जाकर ये मिलती थी इसके बारे में बता देंगे। और उसके बाद आप मेरे को आंसर करेंगे वर्तमान में किस नदी को सरस्वती का रूप माना जाता है? किस नदी को सरस्वती नदी का रूप समझा जाता है? ठीक है जी, इसका रूप माना जाता है, इसके बारे में बता देंगे। और चलो एक क्वेश्चन और बता देंगे, इसका उद्गम स्थल बता देंगे मेरे को। सरस्वती नदी है ना मेरे भाई कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और अगर बात की जाए तो इसको पुनः जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, पूर्ण जीवित करने का श्रेय है ना ये किसको जाता है? पूर्ण जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, उसके बाद उस व्यक्ति को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसको पद्म विभूषण जो पुरस्कार है ना मेरे भाई, ये कब मिला था ये बता देंगे। इस बोर्ड के जो अध्यक्ष है ना ये कौन रहने वाले हैं और इसके उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? उपाध्यक्ष वर्तमान में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के। इसके अलावा आप मेरे को बता देंगे केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की थी। केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की थी किसके लिए? सरस्वती नदी के लिए। तो उस समिति का क्या नाम होगा? इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब देखो भाई सबसे पहले ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है मेरे भाई? तो वो सरस्वती नदी ही मानी जाती है। ठीक है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, ध्यान रखेंगे, समझ गए, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला। और इसके साथ साथ आप क्या ध्यान रखेंगे? हर की दून ग्लेशियर, हर की दून ग्लेशियर से ये निकलती है, समझ गए। उसके बाद हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? तो ध्यान रखेंगे आदि बद्री, समझ गए, आदि बद्री कहां पे रहेगा? यमुना नगर में।
हरियाणा में एग्जिट कहां से करती है मेरे भाई? तो ये पेहोवा से एग्जिट करती है। कहां से? पेहोवा से। किस नदी को इसका रूप मान, अच्छा किस नदी में मिलती है? तो ध्यान रखेंगे पेहोवा से एग्जिट करके पंजाब में जाकर ये मिल जाती है। किससे? घग्गर नदी से। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा की एक मौसमी नदी घग्गर नदी। उसके बाद वर्तमान में आपको पता ही है कि जो सरस्वती नदी है ना मेरे भाई, ये विलुप्त हो चुकी है। और विलुप्त हो चुकी है तो किस नदी को वर्तमान में इसका रूप समझा जाएगा? तो जिसमें ये मिलती थी, और वो नदी हमारी कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी। उसके बाद इसको पूर्ण जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? तो मेरे भाई उस व्यक्ति का नाम है दर्शन लाल जैन। ठीक है जी, क्या नाम हो जाएगा? दर्शन लाल जैन को ही पूर्ण जीवित करने का श्रेय जाता है। उसके बाद पद्म विभूषण की अपन बात करें तो इसको 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार है, इससे नवाजा गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष हमेशा ही राज्य का सीएम होगा, मुख्यमंत्री। और उपाध्यक्ष की अपन बात करें तो धूमन किरमिच का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? धूमन किरमिच, जो कि कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित है। और केंद्र सरकार ने इस नदी के लिए एक समिति का गठन किया था, उस समिति का नाम ध्यान रखेंगे वाल्दिया समिति। ठीक है, वाल्दिया समिति किसके लिए बनाई थी? सरस्वती नदी के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रख लेंगे तो आपको पता ही है कि भाई क्या नाम है, इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। अभी हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो कौन हो जाएंगे? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे, हरियाणा में एक सरस्वती सांस्कृतिक महोत्सव बनाया जाता है। आपसे पूछ ले इस महोत्सव की शुरुआत कहां से होती है? तो हरियाणा जो सरस्वती सांस्कृतिक महोत्सव है इसकी शुरुआत तो मेरे भाई होती है आदि बद्री, जहां से सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। लेकिन इसका समापन होता है कहां से? कुरुक्षेत्र के पेहोवा से। यहीं से ये नदी क्या करती थी? एग्जिट करती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो भाई इनमें से तो कोई होंगे नहीं। ठीक है, और वर्तमान में आपको पता ही है हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं, और उनका क्या नाम हो जाएगा? तो हरियाणा के 18वें राज्यपाल जिसका नाम होगा बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जो कि तेलंगाना हैदराबाद से आते हैं। कहां से आते हैं? तेलंगाना हैदराबाद से। लेकिन आज कुछ नया करते हैं, और नया क्या करते हैं? एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया था, बताओ निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आज तक जितने हरियाणा के 18 राज्यपाल बने हैं सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो भाई जो सभी के नाम है उनको याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, संभव तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप हमारी क्लास में जुड़े हैं, आपने हम पे विश्वास किया है, तो इतनी जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है कि आपको नाम कैसे याद करवाए जाएं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं सारे राज्यपालों के नाम याद करने की। सबसे पहला राज्यपाल तो आप सभी जानते ही होंगे ना, कौन थे? तो उसका नाम था डॉक्टर धर्मवीर। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर लगभग 10 महीने का शासनकाल हरियाणा के पहले राज्यपाल। दूसरे राज्यपाल पश्चिम बंगाल से आते थे बीएन चक्रवर्ती, सर्वाधिक समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे, कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद तीसरे राज्यपाल कौन आते हैं? तो वो आते हैं नरुल्ला करके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसका नाम है? नरुल्ला का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो नरुल्ला है ना, ये हरियाणा के कैसे राज्यपाल रहे हैं? तीसरे राज्यपाल हुए हैं। ठीक है, रणजीत नरुल्ला इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, रणजीत नरुल्ला, रणजीत सिंह नरुल्ला, यानी कि हमें आरएस नरुल्ला से इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है हरियाणा के चौथे राज्यपाल कौन आए हैं? तो उनका नाम होगा हरचरण सिंह बराड़। ठीक है जी, हरचरण सिंह बराड़ का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद पांचवें राज्यपाल की अगर बात की जाए तो हरियाणा के जो पांचवें राज्यपाल हुए हैं उनका क्या नाम हो जाएगा? तो मेरे भाई वो होंगे एस संगवालिया। एस संगवालिया। एक बार आप 5 राज्यपाल पे रुकेंगे, यहां से 2 राज्यपाल हमें उठाने हैं, और वो कौन कौन से? जो हमारे आरएस नरुल्ला है, और इसके साथ साथ है, अच्छा एक रह गया, अच्छा 5वें नहीं भाई, चौथे नंबर पे थे हमारे कौन है? तो चौथे नंबर पे एक हमारा जयसुखलाल लाठी भी था। ठीक है, तो एक बार इस नंबरिंग को थोड़ी सी नीचे ले लेंगे, सीक्वेंस देखो जी, एक बार क्या करते हैं, जो हमारे चौथे नंबर पे थे ना
उनका क्या नाम था, तो ध्यान रख लेंगे जय सुखलाल हाथी। ठीक है, जय सुखलाल हाथी, समझ गए। उसके बाद 5वें नंबर पे हरचंद बराड़ और छठे नंबर पे एस एस संगवालिया। तो हरियाणा के तीसरे और छठे नंबर के जो राज्यपाल है ना, ये दो राज्यपाल ऐसे हैं जो हरियाणा में राज्यपाल के साथ साथ हाई कोर्ट के क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं हरियाणा के 7वें राज्यपाल, जिसका नाम होगा एस एम एच बर्नी करके। ठीक है जी, एस एम एच बर्नी करके। उसके बाद आते हैं हरियाणा के अगले राज्यपाल, जिसका नाम होगा एच ए बुराड़ी करके। ठीक है, एक राज्यपाल जिसका नाम है एच ए बुराड़ी करके। ठीक है, इसके अलावा एक धानिक लाल मंडल का नाम ध्यान रखेंगे। किसका, धानिक लाल मंडल का नाम ध्यान रखेंगे, समझ गए। और एक हमारे आते हैं धानिक लाल मंडल के बाद बाबू परमानंद। ठीक है, कौन, बाबू परमानंद। और बाबू परमानंद के बाद एक महावीर प्रसाद आते हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद ये भी हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। महावीर प्रसाद के बाद ओम प्रकाश वर्मा का नाम ध्यान रख सकते हैं। किसका, ओम प्रकाश वर्मा। और इसके बाद बात करूं मैं तो ए आर किदवई। ठीक है, ए आर किदवई। उसके बाद जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। उसके बाद कप्तान सिंह सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी का नाम ध्यान रखेंगे। और इसके बाद अगर आप उन बात करें तो आचार्य ना, वो सत्यदेव आर्य। ठीक है जी, कौन हो जाएंगे, सत्यदेव आर्य हो जाएंगे। और इसके बाद बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। देखो गिनो एक बार कितने हो गए, 2 4 6 2 8 10 2 12 2 14 2 16 1 17, एक रह गया। तो एक कौन सा रह गया भाई, एक बार कमेंट में करेंगे, आपको पता है तो। एक हमने छोड़ दिया राज्यपाल, और वो कौन सा छोड़ दिया, जल्दी से। बीके हरवाणवी, रवि तायल, संदीप तंवर, कल्पना, उज्जवल, आरती शर्मा, फटाफट कमेंट करिए। ज्योति जाजम, ठीक है, तो फटाफट कमेंट करिए कौन सा छूट गया हमारा। ओहो, हाँ, तो एक भाई साहब हमने छोड़ दिया है, और वो थे कौन, जिड्डी तपाशे। ठीक है जी, जिड्डी तपाशे का नाम ध्यान रखेंगे, समझ गए। तो ये हरियाणा के 18 राज्यपाल हैं। अब देखो आपको चाहिए याद भी मत हो, ठीक है, लेकिन आपने एक बार इनके ऊपर नजर मार ली, और यहां से अगर कोई क्वेश्चन बना कि भाई कौन से राज्यपाल नहीं रहे, तो आप आसानी से देख सकते हो कि भाई इन नामों को हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पेपर में आराम से रिकॉल कर पाओगे आप इन चीजों को। ठीक है, और हरियाणा में सबसे कम कार्यकाल पूछे तो वो किसका है, ओम प्रकाश वर्मा का रहेगा। ठीक है, गढ़ी मुक्तेश्वर से आते थे, उत्तर प्रदेश से। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहां पे है, तो इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे ना, कि ये जो मारुति सुजुकी है ना मेरे भाई, ये रहेगा कहां पे, मानेसर गुरुग्राम में। ठीक है, मानेसर का नाम ध्यान रखेंगे, गुरुग्राम में। अब देखो इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपसे अगर पूछ ले एमटीएसएल की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1970 में हुई थी। मारुति टेक्निकल सर्विस लिमिटेड, यानी कि जो हमारे संजय गांधी था ना, उसी का सपना था कि मैं देश के नागरिकों को सस्ती दरों पर कार्य उपलब्ध करवाऊं। ठीक है, और उन्होंने एक उद्योग की स्थापना कर दी थी, और ध्यान रखेंगे उसका नाम था एमटीएसएल। लेकिन 10 साल हो गए, इनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी, और फाइनली ये साझेदारी करते हैं जापान की सुजुकी कंपनी के साथ। ठीक है, सुजुकी कंपनी के साथ। और सुजुकी कंपनी के साथ जैसे इन्होंने साझेदारी की, तो ये कंपनी बन गई थी मारुति सुजुकी। और बात कब की है, तो ध्यान रखेंगे भाई साहब 1981-82। और इसके अलावा तो आप सभी जानते हैं मारुति सुजुकी 800 है, वो पहली कार थी जो बहुत सस्ती कार आई थी। ठीक है, उस समय पे शायद उसकी कीमत 49-50 हजार रुपए के आसपास होती थी। कितनी, 49-50 हजार रुपए के आसपास उस समय पे कीमत थी किसकी, मारुति सुजुकी 800 की। और हमने विदेशों में भी इसका क्या किया था, निर्यात किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात आती है कि भाई हमारे एक उद्योग की अगर आप बात करें ना, तो सर्वाधिक उद्योग कहां पे रहेंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे हरियाणा में सर्वाधिक उद्योग है ना, ये कहां पे रहेंगे। और उसके बाद सबसे कम उद्योग है, ये हरियाणा में कहां पर रहने वाले हैं। उसके बाद एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आता है। ठीक है जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आता है हमारा, और ये हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। एक मिनट रुकेंगे भाई, मेरे को किसी ने याद किया।
देखो भाई, सहज की आप उन बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। और ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना, ये कब लागू हुआ था? ठीक है जी, ये हरियाणा में कब लागू हुआ था? उसके बाद बात आती है मेरे भाई सर्वाधिक सहज। सर्वाधिक जो सहज है ना, ये कहां पे रहने वाला है? ठीक है, कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक सहज है, इसको स्थापित किया गया? बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इनके बारे में। उसके बाद अगर बात की जाए तो हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के बारे में ध्यान रखेंगे। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, ठीक है जी, हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? इस स्थापना की डेट आप ध्यान रखेंगे। एक हमारे पास आता है हरियाणा डिसलेटरी बोर्ड ना, डिसलेटरी, ठीक है, हरियाणा डिसलेटरी, इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कहां पर रहेगा? ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। और एक और बड़ा खास क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा वित्त निगम की जो स्थापना है ना मेरे भाई, ये कब हुई थी? ठीक है, इतने अगर क्वेश्चन कर लिए ना, बहुत रहेगा। और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझ गए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कहीं ना कहीं से यहां से कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन छपा मिलेगा, समझ गए। तो मां सरस्वती विराजमान है भाई इस समय पे अपनी जीप पे, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, इसको अच्छे से देख लेना। अब देखो भाई, सर्वाधिक उद्योग की अगर आप बात करें ना, तो ये हमारे क्या नाम है, फरीदाबाद जिला, ठीक है, फरीदाबाद जिला, जिसको हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों की नगरी भी कहते हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों की नगरी। औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकास ही कहां पे हुआ है? तो वो हुआ है फरीदाबाद में। सबसे पिछड़ा जो जिला है ना हरियाणा का मेरे भाई, वो महेंद्रगढ़ जिला रहेगा, ठीक है। उसके बाद सहज की अगर बात करें ना, स्पेशल इकोनॉमी जोन, तो ये सहज होता क्या है? तो ध्यान रखेंगे, जिस एरिया को सहज घोषित किया जाता है वहां पे बहुत सारी जो छूट है ना, वो दे दी जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे टैक्स वगैरह में छूट दे दी जाती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है, समझ गए। तो ध्यान रखेंगे, जो सहज लागू हुआ था ना मेरे भाई, ये लागू हुआ था 2006 में। हरियाणा में कब लागू हुआ? 2006 में। सर्वाधिक सहज कहां पे रहेंगे? तो ये झज्जर में रहेंगे, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा स्थापित हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, लाख रुपया का क्वेश्चन है मेरे भाई ये। और ध्यान रखेंगे 1 फरवरी 1969 को स्थापित हुआ था। कब? 1 फरवरी 1969। हरियाणा डिसलेटरी 1969 में स्थापित हुई थी। उसके बाद हरियाणा वित्त निगम की स्थापना, ये मेरे भाई रट लेंगे इसको, 1 अप्रैल 1967 को, 1 अप्रैल 1967 को। 1969 में बहुत सारी चीजें स्थापित हुई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना भी 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था किसके बारे में? हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना भी मेरे भाई कब हुई थी? 1 अगस्त 1969 को हुई थी, समझ गए। तो इन चीजों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। मारुति सुजुकी का तो आपको पता ही है कहां पे रहेगा। उसके बाद ये जो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो अम्बेसडर हैं, ये कौन है? तो जी ये होंगी हमारी साक्षी मलिक। इसके अलावा योग के तो आपको पता ही है ना, कल परसों बताया था, कौन? बाबा रामदेव, ठीक है। बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं बाबा रामदेव का जन्म हुआ था 25 दिसंबर, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में बनाते हैं। 25 दिसंबर 1965 को जन्मे थे। कहां पर? महेंद्रगढ़ जिले में, समझ गए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बलदेव इसके गुरु का नाम था, ठीक है, आचार्य बलदेव। बाबा रामदेव के गुरु का नाम था। पतंजलि योगपीठ की स्थापना 2006 में की थी। और उसके बाद 21 जून को हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाते हैं, और पहली बार 2015 में बनाया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साक्षी मलिक का जन्म तो 1992 में हुआ था, मोखरा गांव पंजाब में। 2016 रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने का काम किया था। 58 किलोग्राम भार से खेल ली थी। ध्यान रखेंगे कौन है? साक्षी मलिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो देखो इसके बारे में तो आप सभी मेरे को आंसर कर ही देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय, इसके बारे में आप आंसर करेंगे। उसके बाद हरियाणा का प्रथम कॉलेज, हरियाणा का क्या बताएंगे मेरे भाई? प्रथम कॉलेज कब और कहां पे स्थापित हुआ था? उसके बाद आप मेरे को किसके बारे में बताएंगे? आप बताएंगे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, समझ गए, बागवानी विश्वविद्यालय, ये कहां पर रहने वाला है?
उसके बाद आप मेरे को बता देंगे किसके बारे में। तो एक हमारे पास विश्वविद्यालय आता है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, ठीक है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, ये हमारा कहां पर आएगा, समझ गए, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय के बारे में बता देंगे। एक हमारे पास गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी आती है, ये कहां पर रहने वाली है, कौन से, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी। एक हमारे पास आता है लुआस, ठीक है, तो ये लुआस है ना, ये कहां पर स्थित रहेगा, इसकी स्थापना है, ये कब हुई थी, इसके बारे में बता देंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मेरे भाई आप मेरे को हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बता देंगे। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में आप आंसर कर सकते हैं। एक मेरे को आप पीजीआईएमएस के बारे में बताएंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी। एक हमारे पास आती है वाईएमसीए यूनिवर्सिटी, कौन सी, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मेरे को देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक आता है हमारा रक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये हमारी कहां पे रहने वाली है, ठीक है, कौन सी, डिफेंस यूनिवर्सिटी के बारे में। चलो इतनों के बारे में आप बता देंगे तो काफी रहेगा। देखो मेरे भाई, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है ना, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो कि 1956 में स्थापित हुआ था। तत्कालीन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर भाई बात करें हरियाणा का पहला कॉलेज, तो ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या था, तो ये था हमारा रोहतक में स्थापित हुआ था 1926 में, 1926 रोहतक में स्थापित हुआ था। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना, इसका उद्घाटन 2016 में किया गया था, अंजसथली करनाल में रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे 2016 में उद्घाटित करनाल में स्थित रहेगा। यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां पे लिख देता हूं करनाल। उसके बाद महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी 1993 में मुलाना अंबाला में रहेगी, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कहां पे, मुलाना अंबाला में रहेगी, 1993 में स्थापित। उसके बाद जीजेयू गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करें तो मेरे भाई ये हिसार में रहने वाली है, इस्पात नगरी, 1995 में स्थापना। लुआस की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लुआस लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, जिसकी स्थापना 2010 में होती है मेरे भाई, और ये भी कहां पर है, हिसार में। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना की डेट भाई 2 फरवरी 1970, 2 फरवरी 1970 को हुई थी। और ध्यान रखेंगे इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, और इसका नाम चौधरी चरण सिंह कब किया, तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई इसका नाम कब बदला गया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नाम बदला इसका मेरे भाई कब है, तो आप कहेंगे जी 1991 में। चौधरी चरण सिंह कौन थे, तो ये किसान नेता के रूप में जाने जाते थे, भारत के 7वें प्रधानमंत्री हुए हैं चौधरी चरण सिंह, उसी के नाम पे हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया गया, कब, 1991 में। हरियाणा खेती एक पत्रिका निकलती है, मासिक पत्रिका है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद पीजीआईएमएस रोहतक की बात करें तो भाई साहब इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। हमारे हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बीडी शर्मा के नाम से आज इसका नाम है। बीडी शर्मा की जो मृत्यु हुई थी वो यहीं पे हुई थी रोहतक में, जबकि जन्म 1918 बेरी गांव झज्जर में हुआ था। उसके बाद वाईएमसीए यूनिवर्सिटी की मेरे बाबू बात करें ना तो वाईएमसीए यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में रहने वाली है। कहां पर रहने वाली है, फरीदाबाद में। इसकी मेरे भाई स्थापना हुई थी 2009 में, लेकिन इसका जो नाम है ना वो बदल दिया है और आज इसको जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका नाम जगदीश चंद्र बसु कब किया गया, तो ध्यान रखेंगे 2018 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो ध्यान रखेंगे जगदीश चंद्र बसु। ये भी आपसे पूछ सकता है जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय कहां पे, फरीदाबाद, वाईएमसीए का ही नाम बदल के जगदीश चंद्र बसु किया गया है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है और वो रहेगा हमारा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से। किसके नाम से, तो ध्यान रखेंगे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय।
महर्षि वाल्मीकि, अगर मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये मुंदड़ी गांव कैथल में रहेगी। कहां पर? कैथल के मुंदड़ी में रहेगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। इंपोर्टेंट विश्वविद्यालय है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल के बारे में पूछे तो कहां पे रहेगा? भिवानी 2014। CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी 2014 में स्थापित हुई थी, जींद में रहेगी। और ध्यान रखेंगे वो यूनिवर्सिटी बनने से पहले कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय उसका रीजनल सेंटर हुआ करता था, जो कि 2007 में स्थापित हुआ था। ताऊ देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी पूछे, सिरसा में रहेगी। और ये कब स्थापित हुई थी? 2003 में स्थापित हुई थी। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अभी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात करें ना तो मेरे भाई इसकी जो स्थापना बताई जाती है वो 1976 में बताई जाती है। कब? 1976 में। और किसके नाम से? रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? 1977 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसका नाम 1977 में क्या कर दिया? MDU, महर्षि दयानंद सरस्वती, जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 मुंबई में। ठीक है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। कब? 1977 में। और ये हमारी रहने वाली है कहां पर? रोहतक में रहेगी। ठीक है, चलिए भाई। उसके बाद अपन बात करें तो हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े के सही विकल्प क्रम का चयन कीजिए। लो भाई, आ गया ना क्वेश्चन। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि भाई किसी भी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टोटल जो हरियाणा के 22 जिले हैं ना, उनका क्षेत्रफल याद रख लेना मेरे भाई। कई बार मैंने आपसे क्षेत्रफल बताने की कोशिश की और मैं बार बार आपको बताता रहूंगा। अगर आप कंटिन्यू क्लास देखते रहे तो आपको एक एक क्षेत्रफल भाई साहब गारंटी के साथ है याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कंटिन्यू क्लास नहीं देखेंगे तो जैसी तैयारी आपकी पहले थी वैसी तैयारी अब रहने वाली है। जितने नंबर पहले आए उतने ही अब आएंगे। ठीक है, लेकिन आप हमें फॉलो करोगे और हमारी बात को मानोगे सही तरीके से तो आपका मैक्सिमम स्कोर होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, चलिए मेरे भाई कर लेते हैं। देखो किस किस के जिले की बात है। यहां पे आपको पता है 3 जिले हमारे पास दे रखे हैं, झज्जर, जींद और हिसार के बारे में। अब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा झज्जर इसका क्षेत्रफल कितना है। फिर आपको जींद के क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको सिरसा के क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको हिसार का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ये तो हमारे ऑप्शन में ही है। लेकिन इसके अलावा आपको पानीपत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, किसका? पानीपत का। कैथल के क्षेत्रफल के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैथल। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल। किसका? यमुनानगर का। अब देखो 2 क्षेत्रफल और बता रहा हूं मैं आपसे। एक हमारा आता है धर्मनगरी, 360 संगमों का तीर्थ, और वो रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र। एक आता हमारा मेवात। इस मेवात का क्या क्षेत्रफल रहेगा? पलवल का क्षेत्रफल बता सकते हैं आप मेरे को। ठीक है, और पलवल के साथ आप ध्यान रखेंगे किसका? चरखी दादरी का क्षेत्रफल। रोहतक जिले का क्षेत्रफल क्या रहेगा? अंबाला जिले का क्षेत्रफल क्या रहेगा? रेवाड़ी का रेवाड़ी का क्षेत्रफल क्या रहेगा? और लास्ट ध्यान रख लेंगे महेंद्रगढ़ के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? महेंद्रगढ़ के बारे में। इतने क्षेत्रफल आज याद कर लिए, बचे हुए अगली क्लास में कर लेंगे। देखो मेरे भाई झज्जर की बात करूं ना मैं तो 1834 रहेगा। जींद की बात करें तो 2702 रहेगा। सिरसा की बात करें 4277 रहेगा। हिसार की बात की जाए 3983 रहेगा। पानीपत का क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर। कैथल का क्षेत्रफल है ये हमारा 2317 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद यमुनानगर का क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर। कुरुक्षेत्र का 1530 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। मेवात के क्षेत्रफल की बात करें तो 1507 वर्ग किलोमीटर। पलवल जिले का भाई अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और पलवल का जो क्षेत्रफल है ना ये रहेगा हमारा कितना? 1307 वर्ग किलोमीटर। एक बार मैं इसको चेक भी कर लेता हूं कि पलवल का जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा। 1307 या 1359? नहीं, 1307 नहीं रहेगा इसका भाई, 1359, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं गलत बता रहा हूं इसलिए मैंने चेक कर लिया। अब देखो जी इसका रहेगा 1359। लेकिन चरखी दादरी का कितना
कितना रहेगा, तो ये 1370 रहेगा, ठीक है। रोहतक का कितना रहेगा, तो मेरे भाई 1745 ध्यान रखेंगे। अंबाला का क्षेत्रफल क्या होने जा रहा है, तो अंबाला का क्षेत्रफल 1574, कितना 1574 है भाई ये। और रेवाड़ी का क्षेत्रफल 1594, कितना 1594, और महेंद्रगढ़ का 1899 वर्ग किलोमीटर, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते जाइए। अब जब आपको क्षेत्रफल का डाटा याद है तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे आप आराम से कर देंगे। ये कह रहा है कि छोटे से बड़े क्रम में, और आपके पास जिले कितने हैं, झज्जर, जींद, हिसार और सिरसा। तो इन सभी में सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे जी सबसे छोटा हमारे पास कौन सा आ जाएगा, झज्जर आ जाएगा, ठीक है। तो झज्जर सबसे छोटा आएगा, और झज्जर दो जगह है, तो मेरे भाई दो ऑप्शन तो आपके हो गए कैंसिल, ठीक है। ये तो आपका नहीं हो सकता। अब बात ये है कि जींद, हिसार या सिरसा, जींद। तो देखो जींद का क्षेत्रफल क्या है, हिसार और सिरसा से छोटा ही है, तो इसका मतलब जींद 2 नंबर पे, और 2 नंबर पे आते ही ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से मेरे भाई चीजों को पढ़ते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तो भाई साहब इसने हमारा दिमाग छिड़ाने का काम किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने कई बार कर लिया ना। मराठा और अहमद शाह अब्दाली है ना, इनके बीच जो युद्ध है ना वो किस स्थान पे हुआ। अगर भाई किसी भाई को इस क्वेश्चन का भी नहीं पता है ना, तो वो तैयारी छोड़ सकता है बिल्कुल, ठीक है। पानीपत में हुआ था, ठीक है। कहां पे हुआ था, पानीपत में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, और ये लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। 14 जनवरी 1761 को लड़ाई हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है। तो भाई साहब यहाँ पे हरियाणा के खिलाड़ी के बारे में पूछा है, तो बहुत सारे खिलाड़ी है हरियाणा के, अलग अलग खेल से संबंधित रहेंगे, तो उन सभी खिलाड़ियों को हम देखने की कोशिश करते हैं। कुछ एक जो हमारी स्लाइड पे आएंगे, जैसे कि अगर आप बात करें, गगन नारंग का नाम सुना है आपने, किसका, गगन नारंग। तो ये जो गगन नारंग है ना, इसका संबंध किस खेल से रहेगा। एक विकास कृष्ण का नाम सुना होगा मेरे भाई, विकास कृष्ण का संबंध किस खेल से रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है हमारे पास अनुराधा बेनीवाल, ठीक है। अनुराधा बेनीवाल का नाम बता देंगे भाई, ये कौन से खेल से आती है, ठीक है जी। इसके अलावा सरदारा सिंह के बारे में बता देंगे, किसके बारे में, सरदारा सिंह के बारे में बता देंगे। एक हमारे पास गीता जुस्ती आती है, ठीक है। तो किसके बारे में, गीता जुस्ती के बारे में आप आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा और खिलाड़ियों की बात करूं तो दीपा मलिक के बारे में बता देंगे, ठीक है। दीपा मलिक के बारे में बता देंगे। इसके अलावा बहादुर सिंह नाम का एक व्यक्ति आता है, कौन मेरे भाई, बहादुर सिंह, ठीक है। बहादुर सिंह के अलावा एक दो नाम मैं चेक कर लेता हूं, और तो हमारे पास एक मनु भाकर भी आती है, सुनीता शर्मा भी आती है, पूनम चोपड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पूनम चोपड़ा है, इसका संबंध किस खेल से रहेगा, सुनीता शर्मा का संबंध किस खेल से रहेगा, किसका, सुनीता शर्मा का। एक नाम आ गया मनु भाकर, ये जो मनु भाकर है ये कौन सा खेल खेलती है, ठीक है। तो सुनीता शर्मा हो गया, मनु भाकर, पूनम चोपड़ा, और एक मनप्रीत का नाम ध्यान रख लेंगे, किसका, मनप्रीत का नाम ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो एक नाम ध्यान रखेंगे आप किसका, मनप्रीत का, ठीक है। तो इन नामों के बारे में बताएंगे आप, जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे भाई। संदीप तंवर जी, बीके हरियाणवी, सभी कमेंट करेंगे जिन जिन के बारे में आपको पता है। कल्पना, एकता, उज्जवल, सपना, आरती शर्मा, ज्योति जाजम, दीप राव, ठीक है। हाँ भाई दीप राव, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं क्या। और कल दीप राव कह रहे थे, बोल सर मेरा भी नाम ले दो, है भाई नाम ले दिया दीप राव। उसके अलावा हमारे कपिल बेरवाल है, वो भी लगातार बने हुए हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो आपने अपने को इतना प्यार दिया है, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस प्यार को, आपके इस विश्वास को, आपके इस सहयोग को मैं कभी भी कम नहीं होने दूंगा, ठीक है भाई। तो जल्दी से आप इनके बारे में कमेंट में आंसर करेंगे। चलो भाई कर लेते हैं भाई, कमेंट कर दिया करो अगर आपको क्लास बेहतरीन लगे, कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो आप कमेंट जरूर किया करो, ठीक है।
क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और जब भी मैं फ्री होता हूं तो सभी के, चाहे वो लाइव या वैसे कमेंट हो, उनको देखता हूं। और वैसे जो कमेंट करते हो ना, वो तो अपनी स्क्रीन पे वैसे भी आ जाते हैं, ठीक है, उनको देखना ही देखना पड़ता है। लाइव के तो फिर भी छूट जाए कुछ कमेंट, तो मैं कोशिश करता हूं लाइव के कमेंट देखने की भी। आप लोगों की अगर कोई स्पेशल डिमांड हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। कहीं पे आपको क्लास में अगर कोई कमी नजर आ रही हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी और बेहतर कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपकी अपनी राय है, जो भी फीडबैक है, तो अगर आप उसको बताएंगे तो उसी हिसाब से हम चीजों को सुधारने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपका भी भाई दायित्व तो बनता है, उस चीज पे तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। जैसे सब कहते रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इस प्रकार से भाई हम भी कह देते हैं, लेकिन आप हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यार शेयर कर दिया करो, आपको क्लास पसंद आए उसको, आपके पास 1 2 3 ग्रुप तो जुड़े हुए होंगे ना एजुकेशन के, तो वहां पे आप ना इसको शेयर जरूर किया करो, ठीक है, क्लास को, समझ गए। और आपको अगर पसंद नहीं आए तो उसके बारे में भी कमेंट कर दिया करो, सर क्लास पसंद नहीं आई, क्लास में ये कमी थी, ठीक है। चलो भाई, अब देखो जी, एक एक करके पढ़ लेते हैं, जो आसान है उनको पहले ले लेते हैं। और आसान हमारे लिए मनप्रीत है, और मनप्रीत किसके खिलाड़ी हो जाएंगे मेरे भाई, कबड्डी के खिलाड़ी। मनु भाकर की बात करें तो ये किसकी खिलाड़ी हो जाएगी, शूटिंग की खिलाड़ी, ठीक है। पूनम चोपड़ा है ना मेरे भाई, ये जूडो खेलती है, क्या जूडो। और सुनीता शर्मा है ना, ये कुश्ती खेलती है, क्या खेलती है मेरे भाई, कुश्ती खेलती है। बहादुर सिंह गोला फेंक से आएंगे, समझ गए भाई साहब, ये गोला फेंक देते हैं बहादुर सिंह। उसके बाद दीपा मलिक की बात करें, शॉर्ट पुट से आती है, किससे, शॉर्ट पुट से आती है। गीता जुस्ती एथलीट से आती है, किससे, एथलीट से आती है। सरदारा सिंह हॉकी से आती है, ठीक है ना, सॉरी हॉकी से आता है। और एक दीपा ठाकुर है, वो भी हॉकी खेलती है, ध्यान रखेंगे। अनुराधा बेनीवाल शतरंज, ठीक है जी, क्या खेलता है ये, शतरंज खेलती है। विकास कृष्ण, ये भाई साहब बॉक्सिंग से आएंगे, किससे आएंगे, बॉक्सिंग, हिसार में जन्म हुआ था, संबंध भिवानी से। गगन नारंग की बात करें तो मेरे भाई शूटिंग से आता है, ठीक है, किससे आता है, शूटिंग से। योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया है, रवि दहिया है, ये सारे खिलाड़ी किसके रहेंगे, कुश्ती के खिलाड़ी रहेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है, पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो मेरे भाई पंडित रामकृष्ण व्यास की आप बात करें ना, तो ये हरियाणा में स्वांग से संबंधित थे, किससे, स्वांग से संबंधित थे। और हरियाणा में स्वांग का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किशनलाल भट्ट मेरठ वाले। हरियाणा का 22वां जिला, जिले तो आपको याद होगी, इस पे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है ना मेरे भाई। चरखी दादरी, कौन सा, चरखी दादरी। इसके अलावा कुछ चीजें बताएंगे आप मेरे को, जैसे 1995 में कौन सा जिला बना, 1997 में कौन सा जिला बना, 2005 में कौन सा बना था, 2008 में कौन सा जिला बना, 2016 में कौन सा जिला बना था, 1979 में कौन सा जिला बना, 1989 में कौन सा जिला बना था। इसके अलावा आप मेरे को 1975 के बारे में बता देंगे, 1973 के बारे में बता देंगे, 1972 के बारे में बता देंगे, सारे के बारे में बता देंगे। बच्ची क्या गया फिर, है ना, कोई बात ना। देखो जी, अब देखो मेरे भाई, 1995 में पंचकुला, अपना पारा जिला 898 वर्ग किलोमीटर है पंचकुला। इस 97 की बात करें तो मेरे भाई एक थी पिंक सिटी फतेहाबाद, और एक शहीदों का शहर, अपना प्यारा शहर झज्जर। उसके बाद 2005 की बात करें तो ये मेवात, नूह जिसका नाम है आज। 2008 कॉटन सिटी पलवल, 2016 दादरी, चरखी दादरी। 1979 में फरीदाबाद, बाबा फरीद की नगरी, हरियाणा की औद्योगिक नगरी। 1989 में 4 जिले एक साथ आए थे, कौन सा, कैथल आया था, इसके अलावा पानीपत आया था, और यमुनानगर पेपर सिटी, और पित्तल नगरी वीरभूमि रेवाड़ी, रेवाड़ी, ठीक है जी। और 75 की बात करें तो राम रहीम की नगरी सिरसा, समझ गए भाई साहब। तो भाई साहब कितने अपने साथी ऐसे जुड़े हुए हैं जो राम रहीम के परम भगत हैं, पूज्य पिताजी संत गुरमीत राम रहीम जी, ठीक है। तो इसके भगत कौन कौन है वो भी एक बार कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो इसके ना कई अंधे भगत हैं, हमारे गांव में भी है,
ठीक है। तो ऐसे बताते हैं, बोले जैसे हम जा रहे थे और हमारी बस है वो गड्ढे में गिरने वाली थी, हमने गुरुजी का नाम लिया और हमारी बस गड्ढे से बाहर आ गई। ठीक है जी। अपने पिता को कभी पिता नहीं कहते, उसको हमारे पूज्य पिताजी संत गुरमित राम रहीम जी की जय। ठीक है। तो ये कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे सिरसा की जो स्थापना है ये 1975 है। 1973 में किसकी स्थापना हुई थी, तो वो हमारी धर्म नगरी प्रिय नगरी कुरुक्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद 1972 की अगर आप पुनः बात करें तो 1972 में सोनीपत और सिटी ऑफ वार हीरोज कौन सी, भिवानी। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चरखी दादरी बना दिया जिला। और ये रहने वाला है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हम आपसे रुस्तकी ले लेंगे। ठीक है। आपसे विदा का समय आ जाएगा। तो इस लास्ट क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन तरीके से और बड़ी एनर्जी के साथ निपटाने का काम करते हैं। चलो भाई, पंडित लक्ष्मीचंद जाने जाते हैं, तो भाई साहब पंडित लक्ष्मीचंद हास्य कवि के नाम से, आंसू कवि के नाम से, चंद्र कवि के नाम से या सूर्य कवि के नाम से। अब देखो इसके बारे में तो आपको बताना ही है, लेकिन आप मेरे को क्या बताएंगे, सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है। ठीक है जी। सूफी दर्शन की जो मीरा है ना वो किसे कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप मेरे को बताएंगे संपूर्ण कविता का कालिदास, संपूर्ण कविता का जो कालिदास है ना वो किसको कहा जाता है। हरियाणा के ऐसे सांगी जो कि क्या थे, अनपढ़ थे। ठीक है। इसके साथ साथ उनके दिमाग के ऊपर क्या हुआ था, शोध कार्य, वो कौन थे। ठीक है। उसके बाद हरियाणा में ऐसे कौन से सांगी जिसने पहले विश्व युद्ध में, ठीक है, पहले विश्व युद्ध में स्वांग के माध्यम से, स्वांग के माध्यम से, ठीक है जी, और स्वांग के माध्यम से क्या किया था, सैनिकों को सेना में भर्ती, ब्रिटिश सेना है ना इसमें भर्ती होने के लिए प्रेरित, भर्ती होने के लिए क्या किया था, प्रेरित किया था। वो व्यक्ति कौन थे उसका नाम बता देंगे। ठीक है। फिर ये जो व्यक्ति हुए इनके गुरु का क्या नाम था। ठीक है जी। उसके बाद आप मेरे को बता देंगे बाज्य भगत, ये कौन थे मेरे भाई। ठीक है जी। एक नाम आता है, मैं वहां पे लिख देता हूं, मान सिंह, ये मान सिंह कौन था। ठीक है जी। उसके बाद एक आप बता देंगे, दो बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है, एक हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है, और एक क्वेश्चन बता देंगे हरियाणा का शिरोमणि किसे कहा जाता है, हरियाणा का शिरोमणि किसे कहा जाता है। ठीक है। हरियाणा के गांधी का नाम बता देंगे, हरियाणा के जो शिरोमणि है वो किसे कहा जाएगा। ठीक है। दीपचंद ब्रह्मन के गुरु का नाम बता देंगे, लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम बता देंगे। ठीक है जी। बाजे भगत का नाम बता देंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से बताने का काम करेंगे। ठीक है जी। अब देखो भाई एक एक करके इनका आंसर कर लेते हैं, और देखो भाई इनका आंसर करेंगे तो सूफी दर्शन की जो मीरा है ना ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे पंडित लक्ष्मीचंद को। किसको, पंडित लक्ष्मीचंद को। उसके बाद संपूर्ण कविता का कालिदास, ये भी मेरे भाई पंडित लक्ष्मीचंद हो जाएंगे। और पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन हुए हैं, तो वो मानसिंह हुए हैं। उसके बाद अनपढ़ और शोध का कार्य भी किसके दिमाग पे चला था, पंडित लक्ष्मीचंद के दिमाग पे। प्रथम विश्व युद्ध में स्वांग के माध्यम से सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती के लिए प्रेरित किया था दीपचंद ब्रह्मन ने। किसने, तो यहां पे दीपचंद ब्रह्मन का नाम ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है। दीपचंद ब्रह्मन जिसको हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास कहा जाता है, जबकि पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है। ये डिफरेंस भी ध्यान रख लेंगे। और इसके जो गुरु हुए हैं ना उनका नाम था छज्जू राम, सेठ छज्जू राम भाई साहब दानी सेठ हुए हैं, भिवानी से संबंधित है इस व्यक्ति का। ठीक है। बाज्य भगत की बात करें ना तो ये आया था भाई साहब, क्वेश्चन कहां पे आया था, ये आया था हरियाणा पुलिस एसआई में। ठीक है। और इसका नाम ध्यान रखेंगे, सिसाना दे रखा था, इसको रट लेंगे, सोनीपत से आते हैं। और उसके बाद हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन भाई, कौन, मूलचंद जैन को कहा जाता है। और उसके बाद हरियाणा का शिरोमणि किसे कहा जाता है, हरियाणा के शिरोमणि किसे कहा जाता है, तो जल्दी से आप कमेंट में बता देंगे हरियाणा का जो शिरोमणि है ना ये किसको कहा जाएगा। तो जल्दी से आप बीके हरियाणवी, संदीप तंवर, रवि तायल, कल्पना उज्ज्वल, आरती, ज्योति जाजम, कपिल बेरवाल,
ठीक है, अतुल, अल्यान, दीपराव, फटाफट से आप आंसर करेंगे। दीपांशु, सचिन, ठीक है, फटाफट बता देंगे हरियाणा का जो शिरोमणि है ये किसको कहा जाता है, वो किस क्षेत्र से आते हैं। देखो तब तक मैं आपको ये बता देता हूं, लक्ष्मीचंद की बात हो, दीपचंद बैमन की बात हो, बाज्य भगत की बात हो, मूलचंद जैन की बात हो, हरियाणा के शिरोमणि जिसका नाम आप बताने जा रहे हो उसकी बात हो, सभी हमारे क्या रहेंगे, सभी का संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से रहेगा, समझ गए। और इसका नाम आ चुका है हमारे पास, और ध्यान रखेंगे ये कौन हो जाएंगे मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे ये होंगे हरियाणा का जो शिरोमणि है ना, ये मांगे राम को कहा जाता है। मांगे राम कितने भाई थे, मांगे राम को कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया, लेकिन जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, नहीं महत्वपूर्ण सूचना नहीं, एक महत्वपूर्ण बात, ठीक है, जो आपको कमेंट करके बतानी है कि आप अगर हमारी क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट नया आया है तो वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करे, ठीक है। जिसने 1 से लेके और आज हो गई हमारी 29 क्लास से, इन सभी क्लासों को अगर आपने देखा है तो आप में कितना इंप्रूवमेंट हरियाणा जीके में हुआ है, ठीक है, कितना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। और जो नया स्टूडेंट आया है वो भी कमेंट करके जरूर बताए कि उसको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और जो भाई है साहब हैं जो क्लास देखते हैं जिनको पसंद नहीं आती, वो भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, ठीक है, कहां पे किस चीज की कमी रह रही है, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो, ठीक है। ये छोटा सा चैनल है और आप लोग सबसे स्टार्टिंग में जुड़े हुए हो, आप लोगों को ये चैनल ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है। हम तो केवल और केवल क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, इसके अलावा टेक्निकल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है कि भाई मैं टेक्निकल माध्यम से इस चैनल को ग्रो करवा सकूं, ठीक है। मैं अकेला आदमी हूं, सारे काम मैं खुद ही कर लेता हूं, समझ गए। तो भाई साहब थोड़ी बहुत हेल्प आप लोगों की मिल जाए तो हमारा थोड़ा काम आसान हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हैशटैग लगाना है, क्या नहीं लगाना, क्या टैग देना है, इसके बारे में कतई नॉलेज नहीं है अपने को, ठीक है। तो भाई वो आप लोगों की मेहनत से ही ये जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए इस चीज के पीछे भी, ठीक है। और अभी जो सीटी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आप ऐसे मत सोचना कि अनिश्चित काल के लिए उसको सरका दिया गया, अब एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो भाई साहब ये हरियाणा सरकार है, यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है, सारा तंत्र विफल हो चुका है। और जो हमारे क्या नाम है जो चेयरमैन साहब बना रखे हैं एचएससी के, भोपाल सिंह खंडरी, इनको तो बिल्कुल भी किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, ठीक है। इनसे राजनीति करवा लो, बस चैनल पे आ गए, वहां पे इंटरव्यू दे दिया, वहां पे इंटरव्यू दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। ये करवा लो इनसे, इनसे काम तो हो नहीं रहा, सिस्टम तो इनसे बन नहीं रहा, ठीक है। 1 साल हो गए सीटी को और क्या सिस्टम बना इन्होंने, 1 साल से क्या काम किया इन्होंने, आप सोचो यार। जनवरी 2022 में वैकेंसी वापस ली थी और आज हम फरवरी में जी रहे हैं, ठीक है। और 2023 में 1 साल 1 महीना इस व्यक्ति के पास था, सीटी के लिए क्या नियम बनाए हैं, कोई नियम नहीं बनाया, ठीक है। तो बात ऐसी है, वैसे तो एग्जाम करवाएगी सरकार, ठीक है, क्योंकि भाई आप इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये सब दिखाने दिखावे की चीजें हैं, ध्यान भटकाया जा रहा है। ये भर्ती करवाएंगे जब इनके मन में होगा, ठीक है। पूरा इलेक्शन का ये फायदा लेंगे, जितनी भी हमारी अटकी हुई भर्तियां हैं सारे की सारी भर्तियां कंप्लीट करवाई जाएंगी, लेकिन आपको संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा, इस बात को याद कर लेना, ठीक है। ये बड़े बेकार आदमी है मेरे भाई, ये संभलने का मौका नहीं देंगे, तैयारी करने का मौका नहीं देंगे। तो आप अभी से इस चीज को साइड में रखते हुए कि भाई क्या नाम है पेपर कब होगा कब नहीं होगा, इस चीज को आप उठा के साइड में रख दो। बस ये सोचो कि जब भी पेपर होगा हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, तब तक हम तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। अभी आप डिमोटिवेट होकर इस चीज को छोड़ दोगे और फिर ये एकदम से कह देंगे भाई 15 दिन बाद पेपर है, यानी कि आज तारीख है 16 और ये कह देंगे भाई 5 मार्च को पेपर है, फिर क्या कर लेंगे। उस समय पे तो दिमाग में प्रेशर इतना आ जाएगा मेरे भाई, हम कुछ कर ही नहीं सकते, समझ ही नहीं आएगा क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और आप मेरे से जुड़े हुए हो तो इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, अब हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम की डेट आएगी, एग्जाम की डेट घोषित होगी, जब हमें ये लगेगा 15 से 20 दिन में हमारा एग्जाम होने वाला है, और जो स्टूडेंट तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करता है और लास्ट में सिलेक्शन नहीं होता, तो उसका इसलिए नहीं होता कि लास्ट टाइम में उसको पता नहीं होता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कोई मार्गदर्शन नहीं
नहीं मिल पाता उसको, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में वो मार्गदर्शन, आपको क्या नाम है, मार्ग से जो आप भटकोगे लास्ट समय में, मेरे को पता है भाई, अनुभव है, लास्ट समय में जो अच्छी तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट मार्ग से भटक जाते हैं, और एवरेज बालक है वो अपना उसी हिसाब से तैयारी करता रहता है और एवरेज बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, और जो काफी समय से तैयारी कर रहा था, सब कुछ उसको आता था, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी उस चीज का भी मेरे को सब पता है कि लास्ट टाइम में हम मार्ग भटक जाते हैं, जो कि हमें नहीं भटकना है। अगर आप मेरे से जुड़े रहे तो मैं आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी भटकने नहीं दूंगा। लास्ट टाइम आपको अलग से 10 से 15 मिनट इस चीज के लिए डिस्कस किया करूंगा डेली कि भाई आपको आज क्या पढ़ना है, 15 दिन आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि वो 15 दिन मेरे को पता है, उस समय पे ये नहीं पता रहता हमें कि हम क्या पढ़े और क्या छोड़ दे, ठीक है। तो वो उस समय की बातें हैं, वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे को अब जाने का समय आ गया है, रुस्तकी मैं आपसे चाहता हूं, और सभी साथियों का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।